हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक इतिहास क्लास 1। और हम लोग यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी 2024 इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए रामबाण साबित होगी। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री, इसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। और आज जो हमारा टॉपिक की शुरुआत है वो भारत में यूरोपियों का आगमन, यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास समाप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 700, इससे पहले 699 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? दिल्ली हुई थी क्या सूरत, बॉम्बे, बंगाल? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, बंगाल। बंगाल। इसकी व्याख्या देखते हैं। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने के लिए तथा एक नई राज्य प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, नहीं भैया हुगली नदी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल में अंग्रेजों को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट वर्ष 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई थी, जब बंगाल के सूबेदार शाहजहां का दूसरा बेटा था ने एक फरमान जारी कर कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार व उड़ीसा में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था। किसने? शाहसुजा ने। शाहसुजा की अनुमति से बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था तथा अंग्रेज अधिकारी ब्रिजमैन को इस कारखाने फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त किया गया था। कब? 1651 ईस्वी में। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 702। आज का तीसरा क्वेश्चन। भारत के पूर्वी तट पर, कहाँ पे? भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना कहाँ पे खोला था? मद्रास, मसूलीपट्टनम, तूतीकोरन, याना। कौन सा हमारा करेक्ट होगा? मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना खोला। उल्लेखनीय है कि भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहला आगमन पुर्तगालियों का हुआ था। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो की थी वास्को डी गामा ने। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, जो एक पुर्तगाली नाविक था। कहाँ का था ये? पुर्तगाल का था। वह अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पू कडाबू, कहाँ पे? कप्पू कडाबू नामक स्थान पर 17 मई
1498 ईस्वी को पहुंचा था। कब? 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। कहाँ पे? कालीकट के बंदरगाह जो था उसका नाम था कप्प कड़ाबू। यहाँ के स्थानीय शासक जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी ने उसका स्वागत किया था। जमोरिन ने किसका? जमोरिन ने इसका स्वागत किया था पुर्तगाली नाविक का। वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 704। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी, पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज वास्को डी गामा ने कब? 20 मई 1498 ईस्वी को की थी। अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने 1492 में की थी। अगर पूछे अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज की थी मेरे भाई कोलंबस ने। कब की थी? 1492 में की थी। ठीक है। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? कब? 1961 में। 15 अगस्त 1955 ईस्वी को 15 अगस्त 1955 ईस्वी को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया और जनता ने जनमत संग्रह की मांग की, परंतु पुर्तगाली सेनाओं की निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया गया। परिणामतः भारतीय सेना ने गोवा में कौन सा? गोवा में ऑपरेशन विजय चलाया था। कौन सा? गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा, दमन एवं दीव को मुक्त करा लिया था। ऑपरेशन विजय याद रखना है। गोवा को आज़ादी दिलाने के लिए 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगालियों से गोवा, दमन दीव को मुक्त करा लिया गया तथा तीनों सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 30 मई। कब? 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा भारत का 25वां प्रांत बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? 1510 एडी में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट रहेगा, 1510 एडी। भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो, कौन सा? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर अपने कब्जे में कर लिया। गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। किसको करा था? यूसुफ आदिल शाह को। क्वेश्चन नंबर 707 है। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? ऐसा कौन सा खोजकर्ता था जो भारत आना चाहता था लेकिन पहुंच गया अमेरिका? उसका क्या नाम था? उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। कब? क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस स्पेन का नाविक था। कहाँ था? कोलंबस जो था वो स्पेन का नाविक था। इसने भारत के समुद्री मार्ग खोजने के बजाय अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर अमेरिका की तरफ पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? कहाँ पे किया था? तो सूरत में। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट रहेगा। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास कैप्टन हॉकिंस के आगमन से हुआ। किसके? कैप्टन हॉकिंस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट। इसकी पहले व्याख्या देखते हैं। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में हॉकिंस सूरत पहुंचा। वहां अकबर के नाम लिखा। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा और सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। सम्राट ने अनुमति दे दी, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। 1612 ईस्वी में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया। सन 1613 ईस्वी में शाही फरमान द्वारा जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी।
इस प्रकार सूरत में अंग्रेजों द्वारा पहले स्थायी व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डैश, किस सन में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? इंग्लैंड की रानी को महारानी घोषित कब किया गया था? 1877 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सन 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इनका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया। डैश 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 को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रहा। कौन सी कंपनी को किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई थी। इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 711, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पे? मद्रास। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध 1740 ईस्वी का विस्तार था। कैप्टन वारनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए थे, जो युद्ध का तत्कालिक कारण बना। जो फ्रांस के जलपोत थे उनको पकड़ लिया था, जो युद्ध का कारण बना था। इसके परिणाम स्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लॉर्ड बुडो ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैप्टन पैराडाइज की फ्रांसीसी सेना तथा महफूज खां के नेतृत्व वाली नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया था। ठीक है। फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को सेंट थोमे, कहाँ पे? सेंट थोमे नामक स्थान पर पराजित किया। इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में एक्स ला सापेल की संधि 1748 ईस्वी के साथ हुई, क्योंकि इस संधि के कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिल गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 712। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत का शासक उस टाइम कौन था? उस टाइम थे भैया अकबर थे। अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी बनाई, जिसकी स्थापना 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के नाम से की थी। दिसंबर 1600 ईस्वी में, कब? दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। उस समय भारत का शासक कौन था? मुगल सम्राट अकबर था। इसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। मुगल काल का सबसे महान शासक था अकबर। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में फोर्ट विलियम जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ पे है? ये कोलकाता में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। किसके? हुगली। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट जाएगा। इस किले का निर्माण 1781 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम प्रेसिडेंट जो थे वो चार्ल्स आयर थे। लॉर्ड वेलेस्ली के समय इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को ट्रेनिंग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 714। 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट। किसका? 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट। किसका? सेंट एंजेलो फोर्ट का। सेंट एंजेलो फोर्ट केरल के कन्नूर नगर में स्थित है। इसका निर्माण 1505 ईस्वी में
प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा कराया गया था। पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का नियंत्रण हो गया था। पहले पुर्तगालियों का था, बाद में किसका? डचों का नियंत्रण हो गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। अगला क्वेश्चन 715, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था, कौन सा जो युद्ध था वो उसमें शामिल नहीं था? एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया भैया, शामिल था। एंग्लो सिख युद्ध ये भी शामिल था। एंग्लो मैसूर ये भी था। एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो मैसूर, एंग्लो बंगला नहीं शामिल था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु एंग्लो बांग्ला युद्ध इसमें शामिल नहीं था। 23 जून 1757 ईस्वी को, कब? 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें नवाब की हार हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किसके बीच में हुआ था? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता भारत में नहीं जमी थी तो भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? किससे करता था? सूती एवं रेशम के। किसके? सूती एवं रेशम से कपड़े बनों का निर्यात करता था भारत। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले सूती एवं रेशम के बने मुलायम कपड़ों, मसालों, मोती आदि का निर्यात करता था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले सूती एवं रेशम के बने मुलायम कपड़ों, मसालों, मोती और आदि का निर्यात करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 717, क्वेश्चन नंबर 717, अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश डेडेस के दौरान स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस टाइम पीरियड के दौरान स्थापित किया था? कब? 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान खुद को स्थापित किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 718, क्वेश्चन नंबर 718, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश किस नाम से भी जाना जाता था? किससे जाता? जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता। किससे? जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 719, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन सा आंदोलन था इसने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन सा करेक्ट होगा? गोवा मुक्ति आंदोलन। कौन सा? गोवा मुक्ति आंदोलन। असहयोग नहीं, शांति नहीं, गुड न्यूज नहीं, गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1600, क्वेश्चन नंबर 720, सन 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। किसने अधिकार दिया था? करने के लिए किसने अधिकार दिया था? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने। किसने? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचा तथा भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा डैश में समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपी था। कब आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। आजादी से पूर्व यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पांडिचेरी, पटना, सूरत, गोवा। आजादी से पूर्व फ्रांसीसियों ने, देखते हैं यहाँ पे इसका ऑप्शन, स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसियों ने सूरत, पांडिचेरी,
सूरत, पांडिचेरी, मसूलीपट्टनम तथा चंद्रनगर में व्यापारिक कोठियां कॉलोनियां स्थापित की, जबकि माहे, कराईकल तथा यमन पर युद्ध द्वारा अधिकार कर लिया। युद्ध द्वारा अधिकार कर लिया था। अतः उपर्युक्त विकल्पों में गोवा तथा पटना दोनों ही जगहों पर स्वतंत्रता पूर्व कॉलोनियां नहीं थी। गोवा और पटना दोनों जगह पर स्वतंत्रता पूर्व कॉलोनियां नहीं थी। फलस्वरूप दो विकल्प सही हैं। इस कारण आरआरबी ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया है। कहाँ पे? गोवा और पटना दोनों में ही जगहों पर कॉलोनियां नहीं थी, ना तो गोवा में थी ना तो पटना में थी। ठीक है, इसमें हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 724। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 724। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? जो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली किस सदी में आए थे? वो 16वीं सदी में आए थे। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद भारत के कालीकट, कन्नूर और कोचीन प्रमुख पुर्तगाली केंद्रों के रूप में उभरे। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों के पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? कहाँ पे? किसके पहुंचे थे नजदीक? किस तट के, किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? किसके? कालीकट के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय व्यापारी वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा। वहां के राजा जमोरी ने उसका स्वागत किया तथा उसे मसाले, जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ पहुंचा? कंपडाबू केरल, मीरामार गोवा, अलीबाग महाराष्ट्र, मांडवी। कहाँ पे पहुंचा था वो कप्पुकडाबू केरल। व्याख्या मैंने बताया था। पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर कप्पुकडाबू केरल नामक स्थान पर उतरा था। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? मुंबई को। मुंबई जो था, मुंबई 7 द्वीपों का समूह है। किसका? 7 द्वीपों का समूह है, जिसे 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से छीना था। पुर्तगालियों ने वर्ष 1661 ईस्वी में, कब? 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय तथा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रांगजा के विवाह के अवसर पर दहेज स्वरूप मुंबई चार्ल्स द्वितीय को भेंट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 728। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वो अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था भारत में। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसकी स्थापना 1640 ईस्वी में, कब? 1640 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डे ने मद्रास, चेन्नई में करवाई थी। इस किले को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? व्हाइट टाउन के नाम से भी इस किले को जाना जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 729। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप्स कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे? ये दक्षिण अफ्रीका में है। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप की उत्तमाशा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप को उत्तमाशा अंतरिप भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम उत्तमाशा अंतरिप भी है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरिक्ष होकर ही भारत की खोज 1698 में की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को इलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। कब? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर सन 1600 को इलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। कंपनी का गठन मसाले के व्यापार के लिए किया गया था। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस सन में हुआ था?
ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस सन में हुआ था? सन 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहता, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। इन्हें बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। भारत के वर्तमान वर्तमान प्रांत, जिन्हें पूर्व काल के भारत के वर्तमान प्रांत, जिन्हें पूर्व काल में ब्रिटिश भारत की प्रेसिडेंसी तथा प्रेसिडेंसी कस्बे के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों के प्रशासनिक भाग थे। इसका अस्तित्व सन 1612 से 1947 ईस्वी के मध्य रहा। इसमें बंगाल, बिहार तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसियों की प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कहाँ पर की गई थी? सूरत में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी। सन 1611 ईस्वी में कैप्टन मिल्टन ने पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया था। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और सन 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय बस्तियों को कौन से देशों में भेजा था? अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय बस्तियों को कहाँ पे भेजा था? भारतीय वस्तुओं को कहाँ पे भेजा था? कहाँ पे? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यूरोपीय देशों में भेजा था। अरब व्यापारियों ने लाल सागर तथा भूमध्य सागर के बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोप में व्यापार किया। सन 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण किया, जो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, सुएज नहर। इस नहर ने भारत व यूरोप के बीच दूरी को 7000 किलोमीटर तक घटा दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे मराठों का उदय एवं विकास। मराठों का उदय एवं विकास, क्वेश्चन नंबर 735। 1680 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र कौन थे जिन्होंने अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे? वो कौन थे? उनका नाम था संभाजी। 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गई थी। शिवाजी ने चूंकि अपनी मृत्यु के पूर्व अपने किसी भी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, अतः उनकी मृत्यु के बाद नवोदित मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गई। शिवाजी के दो मुख्य पत्नियां, उनकी दो पत्नियां थी, कौन की थी? सोयराबाई और सईबाई निबलांकर। शिवाजी का सईबाई निबलांकर से उत्पन्न पुत्र का नाम संभाजी था, जबकि सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम राजाराम था। सोयराबाई ने शिवाजी की मृत्यु के तुरंत बाद राजाराम को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, परंतु संभाजी के बड़ा होने की वजह से शिवाजी का वास्तविक उत्तराधिकारी वही था। फलतः दोनों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः संभाजी विजय रहे और 20 जुलाई 1680 ईस्वी को सिंहासनारूढ़ हुए। अगला क्वेश्चन 736। शिवाजी ने 1660 ईस्वी के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश जैसे रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था शिवाजी ने? गोरिल्ला रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था शिवाजी ने। शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग में शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 1727 ईस्वी में हुआ था। इनके आरंभिक जीवन पर उनकी माता जीजाबाई और गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव ने व्यक्तित्व का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इन्होंने मालवा प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया। सन 1660 ईस्वी के दशक में एक नई युद्ध शैली को जन्म दी, इसे गुरिल्ला रणनीति या छापामार नीति के नाम से जाना जाता है। शिवाजी का जन्म इनमें से किस जिले में हुआ था? शिवाजी का जन्म इनमें से किस जिले में हुआ था? प्रतापगढ़, रायगढ़, पन्हाला, शिवनेरी। कहाँ पे शिवाजी का जन्म हुआ था? कहाँ पे हुआ था? शिवनेरी में हुआ था, शिवनेरी के दुर्ग में। ये देखिए, शिवनेरी के दुर्ग में। डैश क्वेश्चन नंबर 738 ने
नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी किसने? शिवाजी ने। शिवाजी ने शासन संबंधी कार्यों के परामर्श लेने के लिए अष्टप्रधान नामक एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया, जिसमें 8 मंत्री थे। कौन कौन थे? पेशवा, अमात्य, वाक्यान्विस, चिटनिस, सुमंत, सरे नौबत, पंडितराव, न्यायाधीश। ये सारे क्या थे? 8 मंत्री थे, अष्टप्रधान। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1761 में। कब? 1761 में लड़ी गई थी। यह अहमद शाह अब्दाली किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था यह युद्ध। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिव राव भाऊ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ। जो अहमद शाह अब्दाली था वो विजय हुआ। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने कहा है, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? अहमद शाह अब्दाली से मराठों ने युद्ध किया था। सालवाई की संधि। सालवाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। सालवाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 1782 में मेरे भाई। कब? 1782 में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, मई 1722। कब? मई 1782 में। कब? मई 1782 में। सालवाई की संधि पर 17 मई 1782 को। सालवाई की संधि पर 17 मई 1782 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच में हुई थी। फरवरी 1783 ईस्वी में पेशवा की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी। इसके फलस्वरूप 1775 ईस्वी से चला आ रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। मराठों ने डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। कब? 1761 में मराठा जो है अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई। इस युद्ध को 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजय हुआ। एवं द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसमें अकबर विजय हुआ। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमी के बीच में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, द्वितीय हुआ था 1556 में और तृतीय हुआ था 1761 में। बसीन की संधि। बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? कब? बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1802 में। कब? 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट है, 1802 में। बसीन की संधि जो बसीन की जो संधि थी वो पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी ये। इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी पूना में रखना स्वीकार किया। गुजरात, ताप्ती और नर्मदा के आसपास के क्षेत्र तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती क्षेत्र का राजस्व 26 लाख कंपनी को दे दिए। इसके साथ ही यूरोपीय लोगों की सेवा से हटाने, सूरत व बड़ौदा पर दावा खत्म करने और अंग्रेजों की सलाह से ही अन्य देशों के साथ संबंध रखने की शर्त पेशवा द्वारा मान ली गई। ध्यान रखना है कि बसीन की संधि कब हुई थी? बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। क्या था? चेतक।
महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण मूल घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी 1936 के युद्ध में चेतक ने अपने आदित्य स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया। ज्ञातव्य कि बादल रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का जो नाम था वो था चेतक, और बादल जो था वो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अगला टॉपिक, स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल और पंजाब। हमारा आज का है क्वेश्चन नंबर 45। आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहाँ पे है? आसफी इमामबाड़ा जो है वो ये लखनऊ में है। कहाँ पे है? ये लखनऊ में है भैया। आसफी इमामबाड़ा लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा यूपी के लखनऊ शहर में स्थित है। इसे आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसे अवध के नवाब आसफुद्दौला ने 1783 में बनवाया था। यह मुहर्रम और ईद जैसे मुस्लिम अनुष्ठानों के उद्देश्य से बनाया गया था। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी के अवध प्रांत की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी। इसी ने 23 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की? वो कौन सा प्लासी का युद्ध था? 23 जून 1757। 23 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर निर्णायक जीत हासिल की। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था, जबकि नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। भारतीय इतिहास में सन 1756 ईस्वी में घटित हुई कोठरी की घटना ब्लैक होल इंसिडेंट कहाँ पर हुई थी? ब्लैक होल कलकत्ता में हुई थी। 20 जून कब? 20 जून 1756 ईस्वी में काल कोठरी की घटना पश्चिम बंगाल कलकत्ता की घटना है। ऐसी मान्यता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों, जिनमें स्त्रियां बच्चे भी शामिल थे, को केवल एक 18 फुट लंबे, 14 फुट एवं 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद किया था। जब 23 जून को प्रातः इस कोठरी को खोला गया तो उसमें 23 लोग ही जीवित पाए गए। जीवित रहने वालों में हालबिल भी थे। कौन? जीवित रहने वालों में जो हॉलबिल भी थे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल घटना के नाम से फेमस है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सन डैश डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। पंजाब पर कब्जा अंग्रेजों ने कब कर लिया था? कब? 1849 में। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट रहेगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी के तहत 3 युद्ध लड़े गए। गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था। उसने चिनाब नदी के किनारे लड़े गए युद्ध में सिखों को परास्त कर पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तथा महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड को भेज दिया गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? किस वर्ष हारे थे? 1757 में हारे थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? 1757 में हारे थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया, नवाब बनाया। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में था? प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? सिराजुद्दौला ने। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने सैन्य दल का नेतृत्व किया था। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। वह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी?
वह लड़ाई किस वर्ष में थी? प्लासी की 1757 में। हैदराबाद का अंतिम। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राज्य सत्ता हासिल करी थी। लड़ाई कब हुई? 1757 में, 23 जून 1757। फुल डेट है ये। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम जो शासक था वो था मीर उस्मान अली खान। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? वो था हैदराबाद के निजाम। डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। किसमें उनको रखने की अनुमति नहीं दी गई थी सेनाओं को? सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी का अधिकार किस में प्राप्त किया था? दीवानी का अधिकार 1765 ईस्वी में प्राप्त किया था। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष में प्रदान किया? किस वर्ष में प्रदान किया? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1765 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर का 1764 ईस्वी में। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम थे और बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हंटर हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना विजयी हुई। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता संपन्न हुई। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित हैं? टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, बीजापुर। सॉरी, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम से। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। ऑप्शन इसका डी होगा। और टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? रंगपट्टनम। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई हुई। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कल हम लोग जो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे वो 761 से शुरुआत करेंगे। क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।